बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा अनफॉर्चुनेटली एनपीओ जो है वो अभी तक आई कैप डिसाइड नहीं कर सका कि इस चैप्टर में से क्या एग्जामिनेबल है या क्या नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया था पिछली अटैम्प्ट के एग्ज़ाम से पहले आई कैप ने एक ईमेल भेजी और उस ईमेल में कहा कि ये चीज़ें एनपीओ के चैप्टर में, एनपीओ के स्टैंडर्ड में जो आई कैप ने इशू किया हुआ शामिल नहीं है। लेकिन अभी जो नई बुक प्रिंट हुई है उसमें भी अभी तक उस पर्टिकुलर हेडिंग का इंट्रोडक्शन मौजूद है। मैं अपने तजर्बे की बेस पे ये समझता हूँ कि आई कैप ने जब ईमेल में कह दिया कि रिस्ट्रिक्टेड फंड जो है मैं उसे टेस्ट नहीं करूँगा, तो रिस्ट्रिक्टेड फंड से रिलेटेड कैलकुलेशन नहीं आ सकती। इसलिए मैंने आपको एनपीओ करवाते हुए रिस्ट्रिक्टेड फंड की कोई बात नहीं की। लेकिन अब माशाल्लाह जब आप इस लेवल पे हैं कि आपने सारा सिलेबस गो थ्रू कर लिया है और आपको अपने पे भी कॉन्फिडेंस है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह का एहसान है, अपने टीचर पे भी ट्रस्ट है। अब मैं अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए कुछ बातें सिखा रहा हूँ और ये लेक्चर अपलोड करूँगा। आपने ध्यान से इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है। इसकी कैलकुलेशन में जहाँ रिस्ट्रिक्टेड फंड आए तो मैं अपने तरीके से आपको एक क्वेश्चन तो करवाऊँगा, लेकिन ये सिर्फ इसलिए होगा कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप हैंडल कर सकें। आए पहले टाइम वेस्ट किए बगैर इसकी कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। फंड अकाउंटिंग ASNPO आई कैप ने जो अपना स्टैंडर्ड दिया है एनपीओ पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एनपीओ, डेफिनेशंस में ये चीज़ें हैं। फंड अकाउंटिंग क्या है? फंड अकाउंटिंग कंप्राइजेज द कलेक्टिव अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रिजल्टिंग इन अ सेल्फ balancing set of accounts for each fund established by legal, contractual or voluntary actions of an NPO। फंड अकाउंटिंग सिखा रहा है कि जो जो फंड आते हैं उनकी कैसे रिकॉर्डिंग करें। एलिमेंट्स ऑफ अ फंड कैन इंक्लूड एसेट, लाइबिलिटीज, नेट एसेट्स, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस एंड गेन एंड लॉसेस वेयर एप्रोप्रिएट। Fund accounting involves an accounting segregation, although not necessarily a physical segregation of resources। नेट एसेट्स और फंड बैलेंसेस, आपको पता है नेट एसेट्स मतलब इक्विटी होता था, यहाँ नेट एसेट्स का मतलब है फंड। मे बी इंटरनली और एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड, अब ये जो है ना एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड, ये कंफ्यूजिंग हुआ है। अगर आई कैप के ऑफिशियल्स कहीं मेरे लेक्चर से गो थ्रू हों, उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिले, तो काइंडली मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से कि क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए कि फ़ंड किस लेवल तक सिलेबस में है, किस लेवल तक एग्जामिनेबल है। क्या रिस्ट्रिक्टेड फंड इंटरनली और एक्सटर्नली कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नहीं एग्जामिनेबल हैं, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली फिर उसे बुक से डिलीट कर दीजिए ताकि हम स्टूडेंट और टीचर जो हैं इस कन्फ्यूजन से बाहर आ सकें। मुझे उम्मीद है कि काउंसिल मेंबर्स और एजुकेशन टीम इसको फोकस करेगी और कोई क्रिस्टल क्लियर जो है स्ट्रेटजी हम टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोवाइड करेगी। Internally restricted net assets or fund balances are often referred to as reserves or appropriations। Internally restricted का मतलब जो मैनेजमेंट खुद डिसाइड कर रही है। Restrictions are stipulations imposed that specify how resources must be used। यहाँ मैं आपको सिखा चुका हूँ, एक एसेट रिलेटेड फंड होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंस रिलेटेड फंड होता है। वो भी एक तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन वो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन होती है। External restrictions are imposed from outside the MPO, usually by the contributor of the resources। Internal restrictions are imposed in a formal manner by the NPO itself, usually by resolution of the board of directors, council, board of trustees। Internal restriction मैनेजमेंट लगाती है, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन डोनर्स या कंट्रीब्यूटर्स लगाते हैं या रेगुलेटरी बॉडीज लगाती हैं। An NPO that uses fund accounting in its financial statement should provide a brief description of the purpose of each fund reported। There are two methods of fund accounting, deferral method discussed later in this chapter। हमने जो NPO किया हुआ है बेटा वो डेफरल मेथड से ही किया हुआ है, जिसमें हम कहते हैं कोई फंड आ गया है, अब अगर एसेट में इस्तेमाल हो तो जैसे जैसे एसेट बने एसेट को डेबिट करते जाएं, ठीक है, और कैश को क्रेडिट करते जाएं, और अगर एक्सपेंस से रिलेटेड है तो फंड को डेबिट करें और कैश को क्रेडिट करें।
एंड रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, इसके लिए आई कैप की ईमेल है कि ये एग्जामिनेबल नहीं है, नॉट एग्जामिनेबल, देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है। लेकिन आगे मैं बुक में जाऊँ तो इसकी डेफिनेशन में रिस्ट्रिक्टेड फंड मौजूद है, जो हमें थोड़ा सा थ्रेड देता है कि क्या ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेबल है, न्यूमेरिकली एग्जामिनेबल नहीं है, या दोनों तरीके से एग्जामिनेबल नहीं है। इन प्रैक्टिस मोस्ट कंपनीज यूज डेफरल मेथड, वही जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। जी बच्चों, एंडोर्समेंट फंड क्या होता है? An endowment fund is a self-balancing set of accounts which reports the accumulation of endowment contributions. Only endowment contributions and investment income subject to restrictions stipulating that it be added to the principal amount of the endowment fund would be reported as revenue of the endowment fund. Allocation of resources to the endowment fund that result from imposition of internal restrictions are recorded as internal fund transfer. मेरे दोस्तों, आसान लफ्ज़ों में इसे ऐसे समझें जैसे हम रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व बनाते हैं। जैसे हम रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व बनाते हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट कुछ डिसाइड कर सकती है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट उठाकर मैंने इस एंडोर्समेंट फंड में रख देनी है, मसलन रिसर्च की एक्टिविटी के लिए रख देनी है, और फिर जब रिसर्च होगी तो मैं इस एक्टिविटी से पैसे इस्तेमाल करूंगी। इस तरीके से हम इसे कह रहे होते हैं एंडोर्समेंट फंड। रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या है? मैंने सिखाया भाई, एसेट रिलेटेड भी होता है और एक्सपेंस रिलेटेड भी होता है। कभी इंटरनली होगा, कभी एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में जो डोनर या कंट्रीब्यूटर होता है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, या रेगुलेटरी बॉडी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। A restricted fund is a self-balancing set of accounts, the elements of which are restricted or relate to the use of restricted resources. Only restricted contributions other than endowment contribution and other externally restricted revenue would be reported as revenue in a restricted fund. इसका मतलब है ये एंडोर्समेंट फंड एक तरह का जर्नल रूटीन हो जाती है, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर हेड के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन अटैच कर देते हैं। रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या कह रहा है? ओनली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन अदर देन एंडोर्समेंट फंड। इसका मतलब है एंडोर्समेंट फंड से के लिए जो पैसे आते हैं वो इन रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं होते, और जो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू है वो भी इसका पार्ट नहीं होते। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट रिजल्ट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस आर रिकॉर्डेड एज इंटर फंड ट्रांसफर्स टू द रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। जनरल फंड ये हम पढ़ चुके हैं, जो नॉर्मल फंड होता है उसे जनरल फंड कहते हैं। जनरल फंड इज अ सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट्स विच रिपोर्ट all unrestricted revenue and restricted contribution for which no corresponding restricted fund is presented. The fund balance represents net assets that are not subject to externally imposed restrictions. यानी बाहर से अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो वाला फंड इसमें शामिल नहीं होता। अब देखिएगा जरा, एग्जाम्पल है ABC, कहते हैं इसमें बताएं कौन सा फंड है। A professional body of accountant, the NPO sets up a fund for financial support of deserving students. ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में एक फंड निकाल के रख दिया कि हम डिजर्विंग स्टूडेंट को सपोर्ट करेंगे। फॉर दिस पर्पज 100 million हैव बीन एलोकेटेड दैट विल बी इन्वेस्टेड एंड 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनकम shall be used for student support and 20% of income shall be added to fund investment. बात को समझिए, 80% जो इनकम आएगी वो कहाँ जाएगी? दोबारा इस फंड में ऐड हो जाएगी, और 20% आप क्या कर सकते, 80% जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी, 20% इसी अमाउंट में दोबारा जमा हो जाएगी। ये है एंडोर्समेंट फंड। ये क्या है? जिस फंड में से आपने इन्वेस्टमेंट की उससे पैसे आएंगे, जो इनकम आएगी उसी मकसद के लिए खर्च होगी जिस मकसद के लिए ये एंडोर्समेंट फंड बनाया गया, और 20% आपने कहा है कि दोबारा इसी में री इन्वेस्ट कर देंगे। द फंड इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर यूज बाय द एनपीओ फॉर इट्स ऑपरेशन एंड द एनपीओ शैल प्रिजर्व द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ फंड। तो फिर एंडोर्समेंट फंड क्या बना? किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए आपने अपने ही पैसों में से इसका रिजर्व बना लिया, उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट करके अमाउंट आई,
एक अमाउंट उस मकसद के लिए लगा दी, एक सर्टन परसेंटेज दोबारा उस एंडोमेंट फंड में ऐड कर दी, ताकि आहिस्ता आहिस्ता एंडोमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाए। ये देखिए फर्स्ट आंसर क्या है, एंडोमेंट फंड। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। A healthcare NPO has raised money through special marketing drive in which overseas contributors deposited $100 each in a Save a Life Fund account. क्या बन गया, सेवा लाइफ फंड अकाउंट। द कंट्रीब्यूशन शैल बी यूज फॉर द एनपीओस रूटीन ऑपरेशन। ये देखें कौन से ऑपरेशंस, अब बताएं कौन से फंड से रूटीन ऑपरेशंस होते हैं, जनरल फंड से होते हैं। which focuses on providing life saving drugs to patients who cannot afford the, तो जब जनरल रूटीन में आप पैसे इस्तेमाल कर सकें तो उस फंड को क्या कहते हैं, एंडोमेंट फंड, नहीं जनरल फंड। एंडोमेंट फंड किसे कहेंगे, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए आपने खुद से फंड बना लिया, उस पैसे को इन्वेस्ट किया, उससे कमाई की, कमाई को उस मकसद में लगाया जिस मकसद के लिए वो फंड बनाया था, और खुद ही डिसाइड कर लिया कि इतनी इनकम हम दोबारा इस फंड में ऐड कर देंगे, तो फिर ये सेकंड रूटीन ऑपरेशन के लिए तो क्या बन जाएगा, जनरल फंड। अब आए सी, एन एजुकेशनल एनपीओ हैज सेट अप अ फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्कूल इन नियर बाय रूरल एरिया। द फंड रेजिंग ड्राइव हैज बीन सक्सेसफुल एज मैनी पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द कॉज। किस लिए ले रहे हो पैसे भाई, ये देखो किस लिए ले रहे हो, नया स्कूल बनाने के लिए। द फंड रेजिंग क्लियरली स्टेटेड दैट द फंड सो रेज शैल ओनली बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ। अब बताओ भाई ये रिस्ट्रिक्टेड फंड है या अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड फंड है, आप सिर्फ स्कूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर जो मैंने एसर रिलेटेड फंड कहा था और एक्सपेंस रिलेटेड फंड कहा था वो कौन सा फंड है, वो रिस्ट्रिक्टेड फंड है। इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी। जनरल पर्पस के लिए कोई कंट्रीब्यूशन डोनेशन आ रही है, जनरल फंड। किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए आ रही है, आने वाली अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी में से उस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करोगे और थोड़ा सा दोबारा उसमें रिटेन करोगे, यानी यहां आप फंड को खत्म नहीं करोगे, वापिस उसमें पुट करोगे। यहां आप जितना आया सारा स्कूल में लगा दें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है भाई। क्लियर है, तो ये अगर आप एग्जांपल आई कैप की 1 मेरी बुक के से कर लेंगे तो इंशाल्लाह एमसीक्यू अगर आ गया कि एंडोमेंट फंड है, जनरल फंड है या रिस्ट्रिक्टेड फंड है, तो इंशाल्लाह आउट नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। बेटा नेट एसेट्स मीन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मैंने आपको प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिखाया। अगर इसी को नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनाएं तो इसे कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। अब प्रॉब्लम ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में रिस्ट्रिक्टेड फंड भी आता है, और आई कैप कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड फंड एग्जामिनेबल नहीं है। अब मैं फंस जाता हूँ इसे करवाऊँ या ना करवाऊँ, लेकिन आदत से मजबूर हूँ, करवाऊँगा ज़रूर, ताकि अगर पेपर में आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए तो इंशाल्लाह मेरे बच्चे हैंडल कर सकें। The statement of changes in net assets is presented in the similar way as a statement of changes in equity is prepared, showing the movements in net assets during the year. The statement of changes in net assets may be referred to as a statement of changes in fund balances. Statement of changes in net assets का दूसरा नाम fund balances. When the MPO use fund accounting in its financial statement. इंटर फंड ट्रांसफर शुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में शिफ्ट किया करते थे, या रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में लेके जाया करते थे। एलोकेशन ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस बिटवीन फंड्स दैट आर मेड व्हेन द एनपीओ फर्स्ट रिकॉग्नाइजेस द रेवेन्यू और एक्सपेंस आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ट्रांसफर्ड। A format of statement of changes in net assets for an NPO is given below. ये देखिए भाई, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स आ जाएगा, फॉर द ईयर एंडेड आ जाएगा, फंड की क्रेडिट नेचर, रिटेन अर्निंग की क्रेडिट नेचर जिसे रिटेन सरप्लस कह सकते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व। भाई यहाँ रिटेन सरप्लस आया हुआ है, ठीक है।
अब फंड अनरिस्ट्रिक्टेड, हम इसे जनरल फंड कह देंगे, फिर एंडोर्समेंट फंड, फिर स्पेशल फंड, रिसर्च के लिए कर लिया, नीडी पीपल के लिए कर लिया, फिक्स एसेट फंड। अब ये जो स्पेशल फंड है ना बेटा, इसको एक्सपेंस फंड भी कह सकते हैं, क्योंकि रिसर्च भी एक्सपेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस होगा, सरप्लस ऐड करेंगे। अब अगर कोई एंडोर्समेंट फंड आया तो एंडोर्समेंट फंड में डायरेक्ट आ जाएगा, ओके। फिर कोई इनकम आई ऐड हो जाएगी, और लॉस या डेफिसिट हुआ तो लेस हो जाएगा। स्पेशल टू ट्रांसफर फंड, ये सरप्लस फंड से, रिटेन सरप्लस से निकलेगा और स्पेशल फंड में चला जाएगा। ट्रांसफर टू एंडोर्समेंट फंड, एंडोर्समेंट फंड की जो इनकम होगी उसका एक सर्टेन अमाउंट हमने क्या कहा था कि दोबारा से एंडोर्समेंट फंड में आ जाएगा। वो इनकम यहाँ रिटेन सरप्लस में पड़ी होगी, यहाँ से आउट होगा और स्पेशल फंड में इन हो जाएगा। यानी पूरे साल इनमें जो मूवमेंट हो आपने ज़रा उन्हें ध्यान रख लेना है, फोकस रखना है नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। 1 क्या है? एन अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन is a contribution that is neither a restricted contribution nor an endowment fund, यानी जनरल फंड। जिसने इतनी आसानी पैदा की, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करे, बगैर मेहनत के उसे कामयाब करे, उसे दीन दुनिया की कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, वो दुनिया में नाम रोशन करे। मेरे सारे बच्चे FR1 के जितने भी ये लेक्चर लें, अपने उस्ताद की रिक्वेस्ट पे उस अनजाने नाम के लिए दिल से दुआ कीजिएगा। जब भी अपने पास होने की दुआ मांगें, अपने पेरेंट्स को अपनी दुआ के लिए कहें तो सर के लिए कहीं ना कहें, मेरे इस बच्चे के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह इसे दीन दुनिया की सारी कामयाबियाँ दें, दुनिया में भी इसे लोगों का इमाम बनाए, उम्मत का इमाम बनाए, आखिरत में भी इसे जन्नतियों का सरदार बनाए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों, दुआओं में याद रखना इस खास मेरे बच्चे को। एंडोर्समेंट फंड क्या है? एंडोर्समेंट कंट्रीब्यूशन इज़ अ टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इम्पोज्ड। अब यहाँ पे ख़राब है काम। एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन जो होती हैं वो हमारे सिलेबस में आई कैप कह रहा है नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये एंडोर्समेंट फ़ंड बना लेंगे ताकि अगर आउट ऑफ सिलेबस आए तो परेशानी ना हो। फिर मेरे बच्चों नंबर 3 क्या है? रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, वो बता रहा है या एसेट के लिए देगा या एक्सपेंस के लिए। और नंबर 4 क्या है? फिक्स एसेट। इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन 2 तरह का है, एक फिक्स एसेट में चला जाएगा और एक इसमें चला जाएगा एक्सपेंस में। और एक्सपेंस के लिए मैं कहूँगा उसका क्या नाम रख देंगे? एंडोर्समेंट फंड। आओ बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको बात कुछ क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। क्वेश्चन देखिए, शाबाश। यही तो थी बच्ची, ये नहीं भाई, किसी बच्ची की बुक थी मेरे पास, वो है पीछे। मैडम बुक, मेहरबानी। बस बेटा, उमैर बेटा प्लीज जी। लेक्चर लेट क्यों अपलोड हुआ था? अच्छा मैं देखता हूँ। बातें नहीं बच्चियों, PDF दे दिया। आए बेटा पढ़ते हैं ध्यान से बेटा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू नीडी स्टूडेंट्स कॉलेज NSC एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर एंडेड 30/6/22। फंड फॉर सपोर्टिंग द नीडी स्टूडेंट्स एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन दैट रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विद, जो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन आया और जो इस इन्वेस्टमेंट से इसका हिस्सा है उस हिस्से का 30% इसमें रोक के रखना है। तो इसका मतलब इसके पास खर्च करने के लिए कहां से? अच्छा सोच के जवाब देना, ऑल दो इसके बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 6000 जो पड़ा हुआ है इसमें प्रिंसिपल है या पुरानी कोई इनकम्स का रिटेंशन भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमें नहीं पता वो प्रिंसिपल कितना है। हाँ हमें ये पता है प्रिंसिपल पड़ा हुआ है और पिछले हर साल की इनकम का 30% भी पड़ा हुआ है, और हो सकता है 30 से कुछ ज्यादा भी हो क्योंकि बाउंड्री लोअर की लगी हुई है, हायर की।
अच्छा, एमएफओ में जाओगे तो इसको अकाउंटिंग या बिजनेस की दुनिया में कहते हैं फ्लोर और सीलिंग। निचली बाउंड्री लगे तो फ्लोर, अपर वाली बाउंड्री लगे तो सीलिंग। ठीक है, जब फ्यूचर फॉरवर्ड और ऑप्शन वगैरह हेजिंग सिखाएंगे हम इंशाल्लाह आपको। सर अगर इसमें 30% पड़ा तो इस साल अगर हमारा 100% भी एक्सपेंस आउट हो जाए तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, लेकिन उसकी ब्रेकअप हमें नहीं पता। ठीक है बेटा। फंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सटेंडली इम्पोज स्टिपुलेशन फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं वो कहाँ लगेंगे? सिर्फ रिसर्च में। फंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कैंपस एक्सटेंडली इम्पोज स्टिपुलेशन फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ न्यू कैंपस के लिए, बिल्डिंग के लिए फंड फॉर, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीपी लॉन्ग टर्म लोन कंट्रीब्यूशन, इस कंट्रीब्यूशन की ये देखें ये ब्रेकअप है। 12,380 किसके लिए आया? 10,500, 7,120। ठीक है, आगे द डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन आगे। एट द ईयर एंड एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड इन द 60-40, 100, 80-20, 100, 65-35, 100। 30% of surplus will be transferred to research fund from general fund surplus, ये लिखा हुआ है 30% ऑफ, यानी जो उसके पास आज तक की पोजीशन है उसका 30% नहीं। पढ़ो क्या है? अच्छा यहां सुनो, एक बुक देख रहा था किसी और बॉडी की है, अगर यहां डेफिसिट आ जाए जनरल में तो डेफिसिट ट्रांसफर नहीं करना, क्या ट्रांसफर करना है? तो लिख लो डेफिसिट आ जाए तो इसका मतलब जीरो ट्रांसफर, डेफिसिट आ जाए तो जीरो ट्रांसफर। इस संडे में आपको नहीं बुलाऊंगा, अपनी असेसमेंट की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, पाँच फरवरी के बाद जब मुझे ज़रूरत हुआ करेगी मैं कोई भी क्वेश्चन बनाया करूँगा, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें इन किया करूँगा, उसकी रिकॉर्डिंग किया करूँगा, आपको भेज दिया करूँगा, आपको नहीं बुलाया करूँगा। उससे होगा क्या कि उस दिन मैं आपको कहा करूँगा ये क्वेश्चन आ रहा है 2 घंटे तक इसे सॉल्व करके रखो, आप सॉल्व करके रखा करेंगे, फिर उसी क्वेश्चन की आपको क्या मिला करेगी? वीडियो मिला करेगी, आप वहीं पे बैठ के देखेंगे मैंने कितना ठीक किया कितना गलत किया। अगर इस तरीके से आप फरवरी में मेरे साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह पेपर वाले दिन कोई टेंशन की बात नहीं है। और मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, ये भी लाइफ में याद रखिएगा। कोई बच्चा कहे ना मैं 30 पे फेल हो गया, मैंने बड़ी मेहनत की थी, तो उसे जूता उतार लेना चाहिए टीचर को, साथ वाले रूममेट को भी लगा लेनी चाहिए। 49-48 पे भी इसलिए रिस्क हो रहा है, इसका मतलब पूरी तैयारी नहीं की भाई। तैयारी वाले बच्चे पेपर देकर कहते हैं कि सर जी अब रिजल्ट वाले दिन मैंने मैसेज भी नहीं पढ़ना, इंशाल्लाह मैं पास हूँ, मैं पास हूँ। ये 48, 49, 50 वाले वो होते हैं जो बच्चों को कह रहे होते हैं दुआ कर मिठाई खिलाऊंगा तुझे। ठीक है, चलो इसलिए प्लीज़ थोड़ी सी एफर्ट करें। आओ मेरे बच्चों, द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 1500 रिलेटेड टू फंड फॉर, अब आई इन्वेस्टमेंट इनकम का है 7,500, इसमें से 1500 किसका है? ठीक है, और उसके लिए कितना रिटेन करना है? इसका 30% इसे दे देंगे और बाकी कहाँ ले जाएंगे? जनरल के लिए, जाओ भाई इस्तेमाल कर लो जहाँ इस्तेमाल करना है। ओके हो गया, क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट स्टेटमेंट ऑफ, कितनी देर लोगे? 15 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आओ बच्चों, सबसे पहले क्या कर लें? फॉर्मेट बना लें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट का पीरियड, करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। अगर 16 नंबर का क्वेश्चन आया तो 2 नंबर होंगे इसके, और 2 मीन 200, 200, 100 नहीं 200 भाई, अल्लाह कामयाब करे इंशाल्लाह। बच्चे का क्वेश्चन था कि पहले आप एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे, अब आपने कॉलम वाइज बनाना शुरू किया। स्टैंडर्ड कहता है अगर क्वेश्चन में या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कई तरह के फंड्स लेकर मूव कर रही है तो फिर आपने फंड वाइज कंट्रीब्यूशन निकालना है, फंड वाइज आपने सरप्लस या डेफिसिट निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिटेल आपको बता दिया करेगी कि एक फंड है या कई फंड्स हैं। अगर कई फंड्स हैं तो कॉलम वाइज बनाएंगे। सबसे पहले आ जाए कंट्रीब्यूशन की ब्रेकअप में, कितने फंड्स में कंट्रीब्यूशन आया? 3 में।
नीडी स्टूडेंट्स की स्पोर्ट फंड में कितना आया? 12,380। रिसर्च फंड में 10,500। जनरल में 7,120। टोटल 30,000। अब आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, अभी कहीं कंजम्पशन नहीं हो रही, हाथ में रखोगे, आइडल रहेंगे। क्या रहेंगे? आइडल। कॉस्ट पढ़ रहे हो? टीचर ने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग सिखा दी, रेलिवेंट कॉस्टिंग सिखा दी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिखा दी। तो जो पैसा जेब में पड़ा रहेगा उसकी अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसलिए क्या अलाउ किया जाता है कि इन पैसों को उठाकर कहीं इन्वेस्ट कर दो ताकि पैसा मल्टीप्लाई होता रहे। क्या आपके कॉस्ट के सिलेबस में इस वक्त भी मनी क्रिएशन का टॉपिक है या ख़त्म हो गया? वह क्या बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है? नहीं, ख़त्म हो गया, छोड़ दें। आपने ये इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न आई, इन्वेस्टमेंट इनकम के नाम से कितनी? 7,500। क्या कहता है? 7,500 जो इनकम है उसमें से 1,500 किससे रिलेटेड है? नीडी स्टूडेंट फंड से। ये बात। तीसरी बात, इसमें से वो क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट का कितना मेरे पास रोके रखना? 30%। बाकी कहीं खर्च करना हो तो खर्च कर देना। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? प्रिंसिपल और पिछले सालों का 30% इन्वेस्टमेंट इनकम का। ठीक है, अब बताएं जी इन्वेस्टमेंट इनकम टोटल कितनी है? 7,000। इसका कितने परसेंट है नीडी के लिए? 1,500 भाई, 1,500। 1,500 का 30% यहां रोकना है। कितना बना? 450। बाकी इस्तेमाल के लिए देने। इधर कितना आ गया? 7,050। सर अंसारी कह रहे हैं ये आई कैप का इशूड स्टैंडर्ड, आई कैप का इशू स्टैंडर्ड किस टॉपिक पे है? एनपीओस पे है। ठीक है, एक्सपेंसेस आ जाए। किन दो फंड्स में डिवाइड कर रहा है? जनरल और रिसर्च। ठीक है, बोलें जी रेंट इधर 0 है, 0 0। रिसर्च में 2,400, इधर 600। नेक्स्ट 18। बाकी परसेंटेज इधर लगा रहे हैं जनरल में 3,600, 2,400, 3,500। एक बात लाइफ में जिंदगी में मेरी नसीहत याद रखिएगा, बोनस एवरेज पास करवाता है, चैलेंजिंग फेल करवाता है। कहो ये तो सबको ही पता है, नहीं, गलत समझे हो। जो मैंने कहा वो तुम्हें समझ ही नहीं आई, यही पेपर वाले दिन करते हो। चैलेंजिंग फेल करवाता है, इसका मतलब यह है कि तुम उसको लगे रहते हो और वो तुम्हें फेल करवा जाता है। और यही एग्जामिनर के पास राइट है कि वो तुम्हारी नब्ज से खेले। पेपर वाले दिन जिद मत लगाओ कि यार ये एडजस्टमेंट करनी है। 1.8 मिनट सोचो, जो जहन का पहला सिग्नल आए उसे कर जाओ, फिर पीछे मुड़ के ना देखो। पीछे मुड़ के देखोगे ये तुम्हें मरवा जाएगा। और चैलेंजिंग ने नहीं पास फेल डिसाइड करना होता है बच्चों। इस पे अपने उस्ताद जो भी तुम्हें पढ़ा रहा है उसकी बात पे यकीन करो, क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हें पढ़ा रहा है ना, वो इस सारे फेसेस से गुजर के आया और फिर 15 साल 20 साल 22 साल से बच्चों को इस फेस से गुजार रहा है। हम क्या करते हैं? हम नहीं मानते उसकी, और जब नहीं मानते वहां नुकसान उठाते हैं। अपने बोनस और एवरेज को पक्का करो। बोनस एवरेज, बोनस एवरेज, ये 80 से ज्यादा होता है पेपर में, ये 80 से ज्यादा होता है और तुम्हें 50 चाहिए होते हैं। वो तो 15 टच भी ना करो तो बच्चा पेपर पास कर जाता है। जिंदा मिसालें बैठी हुई हैं यहाँ पे, जिंदा सांस लेती हुई। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, जिंदा सांस लेती हुई मिसालें, जो उस्ताद की नसीहत पे वैसी करके आए थे, आज माशाल्लाह FR2 की तैयारी कर रहे हैं। तो मान के चले इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। आओ बेटा सरप्लस 1 2 आगे जी 5610 4660 जी बेटा 6,000 3,000 5,400 2 3
ओके हो गया। अब आ जाओ, पहले बैलेंस शीट बनाओ या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में इक्विटी चाहिए। इक्विटी मीन फंड्स की फिगर चाहिए। जनरल फंड, रिसर्च फंड, बिल्डिंग फंड, नीडी स्टूडेंट सपोर्ट फंड, ये सारे इक्विटी के एलिमेंट्स हैं। तो जब तक ये फंड्स के क्लोजिंग नहीं आएंगे बैलेंस शीट नहीं बन सकती। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ओपनिंग बैलेंस ढूंढ के लाओ। अब जाओ सर की इंट्रो पे या FR1 में, ट्रायल में जो कैपिटल होता है वो ओपनिंग होता है, तो फिर ट्रायल में जो फंड होंगे वो ओपनिंग फंड होंगे। ट्रायल में जो फंड होंगे लिख लो। जब तक क्वेश्चन साइलेंट है, ट्रायल में जो फंड है वो ओपनिंग है। और फरवरी में कभी वीडियो भेजें तो ये नहीं कहना बस का जान छोड़, ठीक है? बस वीडियो सुनते रहना, इंशाल्लाह पास के करीब चले जाओगे, पास हो जाओगे। वीडियो नहीं कोई मिस करनी। अब इसका ये मतलब नहीं है वीडियो मिस नहीं करनी, जो लेटेस्ट मूवी आए तुम कहो इधर सर ने कहा था वीडियो मिस नहीं करनी। टीचर की वीडियो आए और रेलिवेंट वीडियो टॉपिक की, वो मिस नहीं करनी, ठीक है? आ जाओ, अब बोलो ओपनिंग बैलेंस। 6000, 1200, 1800, 14000, 14700 कैसे हो सकता है? कितना है? ये गलत लिखवाया। कितना है? 14000 और बिल्डिंग फंड 18। अच्छा आप ना 1800 है, एक कॉलम और बना लिया करें। कौन सा? टोटल का, ताकि टोटल का फिगर आ जाए, बैलेंस शीट मैच करनी आसान हो जाए करेगी। सरप्लस पे आए 12830 जी बचे 5610 4660 नॉट एप्लीकेबल। अब सुनना, अभी थोड़ी देर के बाद इस नॉट एप्लीकेबल के ताबूत के अंदर बंद करके कील ठोक के भेज दूंगा। अभी भेज दूंगा, लेकिन जब भेजूंगा तो यहां तब्दीली आ चुकी होगी। पहले उस तब्दीली का रूल लिखवाऊंगा, फिर यहां से नॉट एप्लीकेबल खत्म करूंगा। अभी तक ये नॉट एप्लीकेबल एज इट इज है। आगे चले, ट्रांसफर का क्या रूल है? कहता है 30% ऑफ द जनरल फंड सरप्लस कहां भेज दो? रिसर्च में। सरप्लस फॉर द ईयर पकड़ना है। कितना है? लगाएं इसका कितने परसेंट? लगा दें 30%। 13 इधर जमा हो जाएगा और इधर 1398। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कहते हैं यहां परसेंटेज लगा दो, कोई मसला नहीं। कितने परसेंट? 8 और बोलो 30%। अच्छा, अब भोले तो भोले होते हैं और भोलियां भी भोलियां होती हैं। वो क्या कहेंगे, सर एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा मैंने यहां से आउट किया, यहां इन किया? यहां ब्रैकेट है तो आउट हुआ और यहां प्लस है तो इन हुआ। तो आपने एग्जामिनर के कैलिबर को नहीं सोचना कि यार उसका कैलिबर कैसे होगा, अपने की फिक्र करो, ठीक है? आ जाओ 18830 8208 17962 ये 0 है 1800। ओके हो गया। अब बैलेंस शीट पे आ जाओ, पीपीई ढूंढ के लाओ जी। 5 3 आए जी। नीडी स्पोर्ट फंड 18830। रिसर्च फंड 8208 17962। अगली बात सुनो, कुछ बच्चे हमारे जैसे होते हैं, उन्होंने कल जाके ही राइस की बुक खोली होगी, स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू किया होगा और वो अन्य वहाँ पेजेस लिखे हुए हैं। तो आपने सारों ने मिलकर मेहनत नहीं करनी। मैं आपके पार्ट पे उसकी समरी आपको दूंगा कि उन 10-12 पेजेस का जो क्रंच है, जो MCQ में आ सकता है, वो ये रूल्स हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है? समझ गए? तो आप जहमत ना कीजिएगा। टोटल करें जी। लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 4500। ये कितना है? 51
300, ये कितना है 51300। फॉर्मेट कुछ पक्का हुआ। अब एक आधा क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है, फिर एक आधा टेस्ट में लूंगा, तो इंशाल्लाह बात पक्की हो जाएगी। अब मेरी प्लीज यार मजाक नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर किसी ने तुम्हें बिल्डिंग के लिए फंड दिया तो उसने क्या कहा, बिल्डिंग में लगाना भाईजान। आप बिल्डिंग में लगाए जा रहे हो, जब उसने पैसे दिए तो आपने क्या एंट्री पास की, कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट, ठीक है। और जब वो पैसा बिल्डिंग में लग गया, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। अब एक तरफ कौन खड़ा हुआ है, बिल्डिंग, दूसरी तरफ कौन खड़ा हुआ है, फंड, बिल्डिंग फंड, दोनों खड़े हुए हैं। एसेट में देखते हैं बिल्डिंग, लायबिलिटी फंड में देखते हैं तो बिल्डिंग फंड। पता चल जाता है कि कुछ लोगों ने बिल्डिंग के फंड में पैसे डलवाए थे, उससे बिल्डिंग तैयार हुई। यहां तक क्लियर है। अब बिल्डिंग एक डेप्रिशिएबल एसेट है, इस्तेमाल होगी तो डेप्रिशिएट होगी। अब आपने बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया, एंट्री बोले डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, अज्यूम कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग। अब जैसे ही डेप्रिसिएशन डेबिट हो गए, बिल्डिंग क्रेडिट हुई, बैलेंस शीट बनी तो बिल्डिंग नीचे चली गई, फंड ऊपर खड़ा हुआ है। बिल्डिंग नीचे गई, फंड ऊपर खड़ा हुआ है। अब जाओ रिवैल्यूएशन पर। अब इधर वापिस आता हूं, ये इस तरह है, किस तरह है, इस तरह है। अब आओ रिवैल्यूएशन पे। एसेट रिवैल्यू हुआ, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया। सरप्लस को देख के किसके मुंह में पानी आ रहा है, ऑनर्स के। क्या कह रहा है, दे दो मुझे। आपने क्या कहा, नहीं अभी पड़ा हुआ है। फिर जब आपने रिवैल्यूड एसेट को डेप्रिशिएट किया तो ऑनर को बड़ा धचका लगा। क्यों, अगर रिवैल्यूएशन की है और सरप्लस है, इसका मतलब एसेट पहले कम वैल्यू से डेप्रिशिएट हो रहा था, अब ज्यादा से हो रहा है। उसने कहा यार ये क्या मसला है, लोग खुशी को एंजॉय करते हैं, तेरी अजीब खुशी है कि तू मुझे गम दे रहा है। उसने कहा गम किस चीज का, उसने कहा तूने मुझे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन दी है। क्या, तो अब आप उस ऑनर को क्या कहते हो, एक तरफ मैंने तुझे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन दी है, दूसरी तरफ मैं तुझे इंक्रीमेंटल बेनिफिट देता हूं। और रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्या कहते हैं, हो जा भाई ट्रांसफर। कितना, जिस रूल से डेप्रिसिएशन को डेप्रिशिएट किया उसी रूल से तू ट्रांसफर हो जा। ओके भाई, ओके। तो फिर एक तरफ एसेट नीचे जाता है, दूसरी तरफ सरप्लस नीचे जाता है, या एक तरफ एसेट नीचे जाता है, रिटेन अर्निंग, और भाई एसेट नीचे जा रहा है, रिटेन अर्निंग ऊपर जा रही है। अब इधर आ जाओ, बिल्डिंग नीचे जा रही है, फंड यहां खड़ा है। अब हम फंड को क्या कहते हैं, उधर बिल्डिंग की वजह से डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस हुआ, अब ये फंड क्रेडिट नेचर है, जितना हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की उतना तुम इनकम चार्ज कर दो। वो कहता है कैसे, हमने कहा फंड को डेबिट कर दो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट कर दो। अब बिल्डिंग क्या हो रही, नीचे जा रही, दूसरी तरफ फंड भी नीचे जा रहा। जिस दिन बिल्डिंग अकाउंट से जीरो हो जाएगी उस दिन उससे रिलेटेड फंड भी जीरो हो जाएगा। ओके, अब सुनना, आज अगर डेप्रिशिएबल एसेट आ गया तो उसकी डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस में पड़ी होगी, तो बिल्डिंग नीचे जा रही होगी। अब आप बिल्डिंग फंड को क्या कहेंगे, जिस रेशो से एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है उस रेशो से तुम भी इनकम रिकॉग्नाइज करवाते रहो, तो फिर फंड डेबिट होता रहेगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट होता रहेगा। एक तरफ एक्सपेंस नजर आ रहा होगा, दूसरी तरफ इनकम नजर आ रही होगी। किसने कहा, आईकैब स्टैंडर्ड ने, आईकैब स्टैंडर्ड ने। लिखो, रूल्स अबाउट द डेप्रिशिएबल एसेट विद स्पेसिफिक फंड फॉर दैट एसेट। जी जी आराम से भाई, क्यों परेशान होते हो यार, क्यों परेशान होते हो। जितने तुमने पैसे दिए अगर उतना पढ़ाया तो अदल किया, जितने तुमने पैसे दिए उससे ज्यादा पढ़ाया तो इकराम किया, तो हमने
इकराम के जरिए चलना है, ठीक है। जितने दो उससे इतना लेके जाओ, तुमको यार ये तो सारी पूरे हो गए पैसे यार, ठीक है। चलो लिखो, परेशान नहीं होना। चलो ये पहले चीजें हैं जो मेरे से खाने पे तुले हुए हैं यार। चलो लिखो, क्या लिखा? रूल अबाउट द डेप्रिशिएबल एसेट विद स्पेसिफिक फंड फॉर डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट का रूल, जिस डेप्रिशिएबल एसेट के लिए स्पेसिफिक फंड दिया गया था। सुनो, अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट स्पेसिफिक फंड से ना खरीदा जाता तो फिर ये वाला फंड होता ही ना। अगर ये फंड ना होता तो फिर कोई स्पेसिफिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट भी ना होता। फिर तो पैसे कहां से निकाल रहे हो? जनरल से, और जनरल किसी की कोई डिस्क्रिमिनेशन रखता ही नहीं है। ये कहानी तो क्यों बनी? स्पेसिफिक फंड की वजह से। और स्पेसिफिक नहीं बोलना, रिस्ट्रिक्टेड। आई कैप ने हमारे वर्ड्स को चेंज कर दिया। आई कैप का स्टैंडर्ड कहते हैं अंसारी, जहां तू स्पेसिफिक बोलता था वहां रिस्ट्रिक्टेड बोल, जहां जनरल बोलता था वहां अनरिस्ट्रिक्टेड बोल। भाई क्लियर है? चलो क्या लिखा? सर करने लगा मेरी जान जी भाई। रूल अबाउट द डेप्रिशिएबल एसेट फॉर विच द स्पेसिफिक, और साथ ब्रैकेट में लिख लो रिस्ट्रिक्टेड फंड इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब आप सोच लो, जब इंशाल्लाह कमाई करोगे तो किस फंड में दोगे? दोनों में दिया करना, रिस्ट्रिक्टेड भी और अनरिस्ट्रिक्टेड भी। जहां लोगों को उठाने की कोशिश करनी है वो वहां ऐलानन देना कि यार मैंने ये काम किया तुम भी करो। और जहां लगे नहीं यार किसी की खुददारी का मामला है वहां छुपा के देना, ताकि किसी को ना पता चले कि ये जो चौधरी सामने पैसे खर्च कर रहा है इसकी मदद किसने की हुई है, ताकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। चलो करें जी क्वेश्चन आगे, मैं करूं? ये देना स्लाइड है बेटा, ध्यान से बेटा पढ़ो बेटा। ध्यान से पढ़े, टेक योर टाइम। पीडीएफ दे दिए बच्चों को, पीडीएफ में अवेलेबल है आपके पास। देते रहें 2, 2.5, 3 घंटे का होमवर्क या कम कर दें? भाई करेंगे तो बचेंगे। क्यों? अगर मैं कम होमवर्क दूंगा तो उनकी तो फेवर हो जाएगी जो कम नहीं, ज्यादा काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो डिस्करेज हो जाएंगे जो वाकई पहली अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं, ठीक है। और वैसे भी हम पहली अटेम्प्ट के लिए ही खेल रहे होते हैं, दूसरी अटेम्प्ट हमारा मकसद नहीं होता। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल। आप कौन है? महताब। कौन है? महताब। एज ऑन 31 दिसंबर 21, डेबिट लाइन क्रेडिट लाइन, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब अभी हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार नहीं है, साल के शुरू में नहीं हुई थी, साल के एंड में भी नहीं हुई, 335 पड़ा हुआ है, बाद में देखते हैं कुछ कहता है तो। कैश एट बैंक 60 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेडिसिन की 14 है। कुछ याद आया? कुछ? शाबाश शाबाश, कौन बोला? ओ भाई, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, और जो वेलफेयर हॉस्पिटल्स होते हैं, फ्री डिस्पेंसरीज होती हैं, उनके कंपाउंडर जो होते हैं, जो असिस्टेंट होते हैं डॉक्टर्स के, बड़ी बड़ी बॉटल्स में उनके अंदर क्या पड़ी होती हैं? टैबलेट्स पड़े भी होते हैं। वो बचपन में सिरप दिया करते थे और जालिम क्या कहते थे? पी जाओ। तो अजीब वो पीना पड़ता था। इसका मतलब अगर किसी फ्री डिस्पेंसरी के पास मेडिसिन पड़ी हुई हैं साल के आखिरी दिन, तो वो क्या है? क्लोजिंग प्रीपेड। क्या है? क्लोजिंग प्रीपेड। आगे, कंट्रीब्यूशंस रिसीव्ड, इतने पैसे आए हैं। ट्रायल बैलेंस साल के आखिरी दिन है तो क्लोजिंग रिसीवेबल होगा ना भाई, ट्रायल बैलेंस साल के आखिरी दिन बनती है। आगे, जनरल फंड, जब तक क्वेश्चन साइलेंट होगा फंड का कौन सा बैलेंस होगा? ओपनिंग। वैसे उसने बता भी दिया। मेडिकल इक्विपमेंट 1,
61 है, ये लाइबिलिटी होगी। वेरी गुड, एक क्वेश्चन करवाया भी था, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फिर अगर यहाँ डेटर होता तो यहाँ उसकी प्रोविजन होती। ओके, यहाँ लोन होता तो यहाँ उसका ना होता। भाई का लोन यहाँ कैसे आ सकता है? लोन यहाँ आएगा, मारे जाओ बोंगिया। सर ने कौन सा रोकना है, जो मर्जी कह दो भाई। मेडिसिन्स एंड सप्लाईज यूज्ड, यूज का मतलब एक्सपेंस, यूज का मतलब एक्सपेंस, स्टॉक का मतलब प्रीपेड। तो साल के आखिरी दिन कितना प्रीपेड पड़ा हुआ है? 14। और पूरे साल कितने की मेडिसिन यूज हुई? 76 की। अदर एक्सपेंडिचर, मिसलिनियस, जनरल, पेएबल, रिसर्च कॉस्ट, ये रिसर्च फंड है या खर्चा? खर्चा है, क्योंकि फंड होता तो इधर आता बेटा। आगे चलो बेटा। रिस्ट्रिक्टेड फंड 180, सैलरीज। अब कह रहे हैं यार अंसारी, ये जो 180 है ना, 1-1-21 को जरा नीचे उसकी ब्रेकअप देख ले। मैंने कहा दिखा यार। कहता है ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड। व्हाट डू मीन बाय रिस्ट्रिक्टेड? स्पेसिफिक। शाबाश बेटा। कहते हैं हॉस्पिटल बिल्डिंग का फंड कितना पड़ा हुआ है? 120। यानी इस फंड में से कहीं जाएगा तो सिर्फ हॉस्पिटल की बिल्डिंग में लगेगा और कहीं नहीं लग सकता। ये क्या है? रिसर्च फंड। एज पर रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कौन होते हैं? डोनर्स, मेन डोनर्स। MWH is required to allocate 20% of surplus of each year to the research fund. तो जनरल फंड से जो सरप्लस आएगा उसका कितने परसेंट इधर आएगा? 20%। इसका ओपनिंग कितना है? 60। इस 60 में से कितना लगा दिया? 33। कितना लगा दिया? बाकी कितना बचा? और कुछ आएगा जनरल के सरप्लस से, फिर इसका क्लोजिंग बना देंगे। कह सकता हूं आज फंड में मूवमेंट है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड 55 मिलियन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। कहता है ये जो अंसारी 281 मिले हैं ना, इसमें से 55 किस लिए मिले हैं? बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, यानी बिल्डिंग फंड के हैं, इसको कहीं जनरल फंड में ना ले जाना। तो जनरल फंड का कंट्रीब्यूशन कितना है? 281 माइनस 55 करो, कर दो जो भी फिगर है, ठीक है। आओ बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर, कौन सा ईयर? ये जो 21 खत्म हुआ है। MWH also received construction material having fair value of 65 million for the which has not been recorded in the। रुक जाओ। कैपिटल के आने की शक्लें 4, तो फिर फंड के आने की शक्लें, ये कैश दे आया माशाल्लाह, ये चेक दे आया, ये कोई गुड्स दे आया, ये कोई फिक्स एसेट दे आया। तो चारों ने फंड में कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूशन की शक्ल तो कह सकता हूं ये जो आया ये कैश में आया, लेकिन ये 65 मिलियन भी फंड में आया है। बस डेबिट क्या करूंगा? मटेरियल एसेट डेबिट करूंगा, कैश डेबिट। अच्छा, बाद में वो कैश भी क्रेडिट होकर मटेरियल ही डेबिट होता है। मसलन इसने मुझे पैसे दिए कि हॉस्पिटल में मेरे पैसों से सीमेंट लगा देना, ये प्रैक्टिकली सीमेंट ले आया। इसने ईंटों के पैसे दिए, ये प्रैक्टिकली ईंटें ले आया। इसने सरिये के पैसे दिए, ये सरिया ले आया। इसने बजरी के पैसे दिए, ये बजरी ले आया। तो आया तो फंड में ही है, आने की शक्ल मुख्तलिफ है। ओके, आगे। MWH has completed the construction of hospital building on 1/4/21। 1/4/21 को बिल्डिंग हो जाएगी डेबिट और वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा क्रेडिट, और बाद में ये बिल्डिंग होगी डेप्रिशिएट, और उधर जो बिल्डिंग फंड होगा वो होगा डेबिट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में नॉट एप्लीकेबल नहीं आएगा। आगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है बिल्डिंग पे 5 और अदर यानी इक्विपमेंट वगैरह पे 10%, WDV पे। क्वेश्चन साइलेंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो किस पे खड़े हुए हैं? WDV पे। और ये देखें, ये इसकी जिंदगी का पहला साल है, तो जो होगा वो कॉस्ट ही होगी, तो कॉस्ट पे लगा देंगे। इक्विपमेंट पहले से पड़ा हुआ है,
तो उसकी जिंदगी के कई साल गुजर चुके, तो क्या पड़ी हुई है, WDV। WDV पे लगा देंगे। क्या बनाना है, इनकम एंड, और क्या बनाना है, कितनी देर लोगे, 15 मिनट ले लो। आप जरा शुरू करें, फिर मैं बना दूंगा आपके साथ, बोर्ड पे सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। 10 मिनट ट्राई करें ईमानदारी से, 10 मिनट ट्राई करें शाबाश। फिर मैं बोर्ड पे दोबारा सॉल्व करूंगा आपके साथ, मिलके करेंगे। आओ भाई दोबारा सुनो। सबसे पहले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाओ। बना लिया भाई, बना लिया, ठीक है। बिल्डिंग का अकाउंट बनाओ, फॉर्मेट बिल्डिंग का लेजर बनाओ, बिल्डिंग का बना लिया। रिसर्च फंड का लेजर बनाओ, अभी बताऊंगा क्यों बनाया, कैसे हिंट मिला कि इन्हें बनाना चाहिए। ऐसे तो नहीं ना सर ने कहा बना दो तो बना दिया, हमें क्या पता सर आप ना होते तो हम ना बनाते तो हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता। ये मैक्सिमम है स्टैंडर्ड का जो मैं बताने लगा हूं आपको। अब जरा देखें, जब साल शुरू हुआ तो कितने फंड पड़े हुए थे, 3। कौन कौन से, बैठ जाओ यार, बाकी मैं खुद कर लूंगा, बैठ जाओ बैठ जाओ। जी भाई कितने मौजूद थे, 3। कौन कौन से, रिसर्च फंड। अब आए, कल भी बात हुई, नदीम ने भी पूछा, फिर पीछे एक बच्चे ने भी पूछा, क्या पूछा, सर रिसर्च फंड जो है जब आता है तो आप एंट्री पास करते हैं, क्या, कैश डेबिट, रिसर्च फंड क्रेडिट, और सर जब इस फंड में से आप इस्तेमाल कर लेते हैं, रिसर्च फंड डेबिट कर देते हैं, कैश क्रेडिट कर देते हैं। फिर बात ये हुई कि सर ये फंड जहां इस्तेमाल हुआ वो चीज नजर क्यों नहीं आ रही, तो हमने क्या कहा, ये एक्सपेंस में इस्तेमाल हुआ, और एक्सपेंस साल के एंड में डिसअपीयर हो जाता है। और जो रिस्ट्रिक्टेड फंड है बिल्डिंग का, वो एसेट में इस्तेमाल हुआ, और एसेट जो है वो अपनी अपीयरेंस बाकी रखता है। लिखे, क्वेश्चन में 2 तरह के, जल्दी करें हमारा टाइम नहीं है इतनी स्टाइल से मेरी जान। क्वेश्चन में 2 तरह के फंड्स हैं, एक एसेट रिलेटेड है, ये नहीं चाहिए यार, लेजर चाहिए पहले, तू अपनी करता है यार। क्वेश्चन में कितनी तरह के फंड्स हैं, 2, एक एसेट रिलेटेड, दूसरा एक्सपेंस रिलेटेड। एक एसेट रिलेटेड, दूसरा एक्सपेंस रिलेटेड। अब सुने, जब रिसर्च का फंड आया तो आपने कैश डेबिट करके फंड क्रेडिट कर दिया। फंड बैलेंस शीट आइटम या इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम, बैलेंस शीट आइटम, इसलिए पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग है। कितना पड़ा हुआ है उसमें, 60 पड़ा हुआ है ना, ठीक है। अब लोग आ गए क्या कहने कि सर वो रिसर्च की एक्टिविटी की है, आपने पूछा कितने पैसे लगे, 33 लगे, कहां से निकाल के दोगे, रिसर्च फंड से। रिसर्च फंड क्या करोगे, डेबिट, और कैश क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो कह सकता हूं रिसर्च फंड एक एक्सपेंस इनकर करने के लिए दिया जाता है। इसलिए जब कभी आप रिसर्च फंड देखोगे और इस साल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या कॉलम इसके लिए बनना चाहिए या नहीं, यस नो। दोबारा सुने, टेक योर टाइम, इजी।
पिछले साल फंड आया पड़ा हुआ था कितना? 60। इस साल आपने उस फंड में से कुछ पैसे निकाले और रिसर्च की एक्टिविटी कर दी। इस साल पूरे साल इंतजार करते रहे। रिसर्च फंड की विंडो पर बैठा आदमी पूरे साल में से कुछ लेने में कामयाब हुआ डोनर से? नहीं हुआ। इसका मतलब इस साल रिसर्च फंड का कोई कंट्रीब्यूशन आया? नहीं आया। कंट्रीब्यूशन नहीं आया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसकी जगह है? नहीं है। क्यों? सुने तो सही ना। फंड बैलेंस शीट आइटम है। फंड बैलेंस शीट आइटम है बैलेंस शीट आइटम। ओपनिंग बैलेंस पड़ा था, आपने इस साल 33 कहां से खर्च किया? ओपनिंग फंड में से खर्च किया। इस साल आया आपके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, रिसर्च फंड का सरप्लस सिर्फ उस साल आएगा जिस साल आपको कहीं से उसका कंट्रीब्यूशन आएगा, अदरवाइज आप सिर्फ उसमें से दे रहे होंगे, कुछ नहीं रहा होगा। इसलिए पूरा क्वेश्चन पहले देखें, फिर मुझे बताएं रिसर्च फंड से कुछ आया हो? कुछ नहीं आया। और रिसर्च फंड का अगर कोई बैलेंस पड़ा है तो बैलेंस कुछ और होता है और फॉर द ईयर कुछ और होता है। तो फंड एक बैलेंस शीट आइटम है। फंड एक बैलेंस शीट आइटम है। कोई आपको दे गया था कि भाई रिसर्च में जब लगाओगे इसमें से लगाते रहना, उसमें से कितना पड़ा हुआ है जब साल शुरू हुआ, उसमें से कितना लगा दिया, उसमें से कितना बचा। अच्छा, अब अगली बात सुने। आपके जनरल फंड के सरप्लस ने क्या कहा? कहां लिखा हुआ कि ट्रांसफर करना है? ये MWH is required to allocate 20% of surplus of each year to the, और ये किसने डिसाइड किया? अच्छा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है या इंटरनल? इंटरनल लिखे। डोनर रिस्ट्रिक्शन लगाए तो एक्सटर्नल, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी रिस्ट्रिक्शन लगाए तो इंटरनल। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी रिस्ट्रिक्शन लगाए तो इंटरनल MCQ आ सकता है, और डोनर्स रिस्ट्रिक्शन लगाएं तो एक्सटर्नल। जो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ठीक है। और आप आए, आपने कहा यार अंसारी तुम ये ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, इतने पैसे मैं कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, तो आप एक्सटर्नल पार्टी। तो डोनर देते हुए बताता है कि आपने इसको कहाँ लगाना है, ठीक है। अब मुझे सोच के एक और जवाब दीजिए। ये 20% जनरल सरप्लस से जब मैं रिसर्च फंड में लेके जाऊंगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन की इनकम या नहीं? नहीं इनकम। वेल डन, शाबाश, आ गया आपको। ये इनकम नहीं है सर। आपने एक इनकम कमाई, उसमें से थोड़ा सा निकाल के आपने रिसर्च वाले फंड में डाल दिया। अगर आप इसे दोबारा इनकम कहेंगे तो इसका मतलब है एक ही इनकम को दो दफा कह रहे हैं। या तो आप कहें कि रिसर्च ने कमाया, या आप कहें जनरल ने कमाया, और जो इसे दे रहा है असल तो उसने कमाया है, वो अपनी कमाई में से कुछ इसे दे रहा है, वो अपनी कमाई में से। और इसकी रीजन मुझे ये नजर आ रही है कि पूरे साल रिसर्च फंड में किसी ने नहीं दिया, फिर आपने अपने ही कमाए हुए सरप्लस में से कहा कि थोड़ा सा इधर भी रखो क्योंकि 33 ऑलरेडी चला गया है। तो लिखो जनरल सरप्लस से रिसर्च फंड में ट्रांसफर इनकम नहीं है, अपनी ही इनकम में से, अपनी ही इनकम में से, अपनी ही बोले इनकम में से ट्रांसफर किया जा रहा है। अपनी ही इनकम में से बोले ट्रांसफर किया जा रहा है। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट ठीक कर दो।
नाराज ना होना, क्योंकि मुझे पता है ये बच्चों को तंग करता है, बड़ा हटके टॉपिक है, लेकिन अगर एक दफ़ा थोड़ा सा सुन लो कि टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन फिर इंशाल्लाह हिलोगे नहीं। पूरे साल का जो प्रॉफिट कमाता हूं, बैलेंस शीट डेट में उसे कहां जाके जमा करवा देता हूं? कैपिटल में। नहीं, नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूं। प्रॉफिट कमाया और कैपिटल में ऐड कर दिया। फिर अगर नया प्रोजेक्ट लगाना हो तो कैपिटल में से उठाएंगे, प्रोजेक्ट लगा देंगे, जनरल रिजर्व में लगा देंगे, डिविडेंड दे देंगे, रिटेन कर लेंगे, जो भी करेंगे। इस साल रिसर्च फंड से कुछ आया? नहीं आया। अगर आया होता तो वो इनकम होती, भाई इनकम होती, उस इनकम को उठाते और जो पुराना फंड पड़ा हुआ है उसमें जाके जमा कर देते और उसे क्या कहते, भाई ये तुमने पिछले सालों में कमाया था, अल्हम्दुलिल्लाह 4 डोनर्स आए थे, वो रिसर्च के लिए इतने पैसे देके गए, ये इस साल की कमाई है, ये पहले पड़ा हुआ था, इसमें जमा कर देते हैं, अगली दफा जब खर्चा करना होगा इसमें से कर देंगे। अब इस साल इस पर्टिकुलर मॉड से कोई डोनेशन नहीं आई, तो फिर इस साल इससे कोई इनकम भी नहीं आई। अगर इस साल से कोई इनकम नहीं आई तो ये देखें, मैंने जब फॉर्मेट बनाया तो मैंने किसको शामिल नहीं किया? रिसर्च फंड को। इसलिए अब तुम्हारा यह डाउट खत्म हो गया कि रिसर्च फंड यहां क्यों नहीं आया। ये क्यों आया? क्योंकि 281 में से 55 आया, कहां है 55 आया हॉस्पिटल के लिए, बाकी आया जनरल के लिए। इसका मतलब कमाया है, इसका मतलब कमाया है। अब आ जाओ, कल तक एसेट स्पेसिफिक फंड की डेप्रिसिएशन नहीं थी। जो आ रहा था वो बिल्डिंग फंड में ऐड हुए जा रहा था, और जब वो बिल्डिंग फंड में ऐड हुए जा रहा था तो एक तरफ एसेट डेबिट होता जा रहा था, दूसरी तरफ फंड डेबिट होता जा रहा था। अब ये दोनों यहां आके रुक गए कल तक। आज पता चला कि एसेट ने क्या होना है, तो एसेट ने तो नीचे जाना है। एसेट नीचे जाए, फंड वहीं पे रहे, यूजर देखेगा तो वो क्या कहेगा, बिल्डिंग कम की खरीदी, फंड ज्यादा आया था, करप्शन हुई है। अब आप क्या करोगे, जितनी वैल्यू से, जिस रूल से बिल्डिंग को गिराओ उसी रूल से फंड को उठाओ, डाउन कर दो, बाकी पोर्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओ। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दो चीजें आ रही होंगी, एक गुड न्यूज, एक बैड न्यूज। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन बैड न्यूज, और फंड से इनकम में ट्रांसफर गुड न्यूज। लाइक विद लाइक हो जाएगा। ओके, बनाऊं? आओ जी, एक्सपेंस नहीं होगा। रिसर्च वाले से तो आपको जो पैसे आए वो आपने सरप्लस में डाल देने थे। आप जो एक्सपेंस कर रहे हो वो इस साल में से कर रहे हो, पुराने वाले पैसों में से, पुराने में से। अभी मैं पुराने में से ही निकालूंगा। आइए, सबसे पहले रिसर्च फंड में आओ। कितना पड़ा हुआ है साल के शुरू में? जज़ाकल्लाह अहमद, 60। कितना खर्च कर दिया? 33। साल के आखिरी दिन कमाई करके जनरल फंड का सरप्लस आएगा, उसमें से कितना इसे दे देंगे हम जी? 20%। अभी इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें इन होना है और दूसरी तरफ से आउट होना है। अच्छा, ये जो इन हो रहा है इसे कमाई क्यों नहीं कहा? ये हमने थोड़ी कमाया है, तो किसी ने कमाया है। हमारा फंड नीचे गिर रहा था, उसने कहा थोड़ा तू भी रख ले यार, तो ग्रुप ने एक ही जगह कमाया। ये नहीं कमाया कि जनरल से भी कमाया और इससे भी कमाया। इसलिए जनरल की कमाई में लिखूंगा, इसकी कमाई में नहीं लिखूंगा। और अगर ये कमा के जनरल को देता तो इसकी कमाई में लिखता, फिर जनरल ना बनाता। ओके, आगे आए। हॉस्पिटल का बिल्डिंग फंड, इसका स्टार्ट बताएं जी। 120। जब साल शुरू हुआ कैश कितना आया? ये आया 55। ठीक है, अब सुनो ओ भाई, कुछ लोग कैश में डोनेशन देके गए हॉस्पिटल के लिए। कुछ क्या दे गए? क्या दे गए? मटेरियल, बजरी भी हो सकती है, ईंट भी हो सकता है, सीमेंट भी हो सकता है। कितनी वैल्यू का?
जी 65। अब इधर आ जाए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का स्टार्ट कितना था? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का स्टार्ट अनएडजस्टेड कह दें, स्टार्ट कह दें 335। जो मटेरियल देकर गए वो कितना है? 65। बिल्डिंग कितने की तैयार हुई भाई? कितने की तैयार हुई? 400 की। क्या एंट्री पास करूं? बिल्डिंग डेबिट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट कितने से? 400 से। अब मुझे बताएं 120, 55, 65 ये क्या है? ये क्या है? ये हॉस्पिटल का बिल्डिंग फंड पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल का बिल्डिंग फंड अभी भी पड़ा हुआ है। कितना बना? 240। ये हो गया। जहां देखें साल के आखिरी दिन कितना है? क्लोजिंग कोई दिया हुआ नीचे? नहीं दिया हुआ। आ जाए। अब सुनना, आज का जो मेरा क्रंच पॉइंट था, इधर बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी, उधर फंड इनकम बनेगा। यही कहा था। कितने की बिल्डिंग है? रेट बोले, फ्रैक्शन बोले, अमाउंट बोले, कितना बना? 15। बैलेंस सीडी बोले 385। कितना बना? 300। अब बताएं फंड में कितना पड़ा हुआ है? 240। इस पर इनकम में ट्रांसफर का रेट क्या लगाऊं? क्यों 5% लगाऊं? लाइक विथ लाइक। फ्रैक्शन कितनी लगाऊं? बोलो भाई 9। सीडी कितना बना? तो 31। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। इसको ऐसे ही हैंडल करना जैसे गवर्नमेंट ग्रांट को हैंडल किया करते थे। सुनो सुनो आराम से, आराम से। डेफर्ड ग्रांट क्या होती है? फंड की तरह की चीज होती है, और जब एसेट डेप्रिशिएट होता है तो उसको इनकम में लेके जाते हैं। ये भी ग्रांट की तरह की कोई डेफर्ड चीज है। जब एसेट डेप्रिशिएट हुआ तो 15 का खर्चा शो किया, उसी बेसिस को यूज करते हुए इनकम बनाऊंगा। ये नहीं मैं कह रहा उतनी ही इनकम बनाऊंगा। जैसे जैसे डेप्रिशिएट करो वैसे वैसे डेफर्ड ग्रांट को इनकम बनाओ। जैसे जैसे डेप्रिशिएट करो वैसे वैसे फंड को इनकम बनाओ। उतना नहीं जितना ये है, वैसे वैसे उस स्टाइल पे। आ गया भाई 400। इधर भी 400, 240। अब आ जाए भाई अदर फिक्स एसेट कितने थे क्वेश्चन में? देखें इक्विपमेंट 3 एसेट नहीं होता भाई, वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है। एसेट इक्विपमेंट है। ये कहां गया? ये 320। रेट बताएं जी। हाँ हाँ, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है ना क्वेश्चन में? है? नाराज ना हुआ करो, प्यार से बता दिया करो। हर बात में नाराज होते हो। बोलो भाई, बोलो भाई। 198। अब आ जाओ इधर। जनरल फंड के लिए टोटल कितना आया कंट्रीब्यूशन? ये बताओ। 281। हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए भाई कितना आया? 55। तो जनरल के लिए 226। ओके हो गया। अब जरा ध्यान से इस कंट्रीब्यूशन को यहां लिखो। सोच के बताना है, सोच के बताना है। इस कंट्रीब्यूशन को एसेट से रिलेटेड है? नहीं सर, हम यहां पर बिल्डिंग से आने वाले पैसे को नहीं लिखते, क्योंकि इस पैसे को हमने किसमें इस्तेमाल करना है? बिल्डिंग बनाने में। हम यहां कौन सी इनकम लिखेंगे? ये 9, ये 9। और खर्चा कितना लिखेंगे? ये 15।
इनकी ये दो चीजें होंगी, लिख रहे, भूल जाओगे, टेक्निकल स्टैंडर्ड है आई कैप का, लिख लो। एसेट रिलेटेड फंड से आने वाला पैसा नहीं लिखेंगे, क्या लिखा, एसेट फंड से आने वाला पैसा नहीं लिखेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी बोले डेप्रिसिएशन और फंड से ट्रांसफर लिखेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन और फंड से बोले ट्रांसफर लिखेंगे। अब बताएं जी ट्रांसफर कितना लिखो, 9 लिखो, ट्रांसफर कितना लिखो, 9 लिखो। आगे आ जाए, एक्सपेंसेस सोच के बताइएगा, जनरल में लिखो, हॉस्पिटल बिल्डिंग में लिखो, जनरल में, बस हॉस्पिटल की डेप्रिसिएशन इसके कॉलम में लिखूंगा। बताएं जी मेडिसिन कितने की यूज हुई, मेडिसिन कितने की यूज हुई, 76। अदर एक्सपेंसेस 19, सैलरीज 53। अब आ जाए भाई, मेडिकल इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कितनी थी, 22। अच्छा, अब सुने भाई, हॉस्पिटल बिल्डिंग को यहां लिखूंगा, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, 15, और इसकी कितनी है, 22। लो भाई जी, जी बेटा आए जी, जनरल फंड का बता दें प्रॉफिट, कोई आइटम रह ना जाए। हाँ, हॉस्पिटल बिल्डिंग का ये जो कंट्रीब्यूशन आया ये तो हम अपनी इनकम में लिखेंगे, इनकम में नहीं लिखेंगे, सिर्फ पैसे का आना लिखेंगे। तो कंट्रीब्यूशन की सूरत में पैसे कंट्रीब्यूशन जो आया तो इसको यहां लिखा है ना एसेट बनाने में, कितना, 56, 56 जी, -6 कितना बना भाई, कितना बना, 50। लो भाई, अब इससे आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है, यहां तक ओके है, यहां तक ओके है। ये क्या आ गया हमारा, सरप्लस, क्या आ गया, सरप्लस। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट पहले लिखते हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग, ये इसका CD 385। दूसरे एसेट का नाम है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का CD 198, जमा करो 583। करंट एसेट में आ जाते हैं। हॉस्पिटल में जो करंट एसेट होते हैं वहां मेडिसिन भी उसका एक तरह का स्टॉक होता है, ठीक है भाई, तो मैं सिखा चुका अक्रूवल प्री पेमेंट में। जी भाई, स्टॉक बताओ कितना है, अनयूज्ड, 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 ये 14। आ जाओ, 17 का है, 14 है, 14। तुम्हारा नोटू कितना तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, नोटू 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 60। टोटल करो 74। इसमें ये जमा करो 7 8 7 15 हासिल 1 5 6 657। ओपनिंग फंड में आ जाओ। अब ओपनिंग फंड कितने हैं आपके, ओपनिंग फंड ये है जनरल फंड 332। बाकी फंड अलहदा लिखे थे तुमने, ठीक है, 332। तुमने सरप्लस कितना कमाया, 50, ये लिख दो। अब तुमने रिसर्च फंड में ट्रांसफर किया, इधर आओ भाई प्लीज, रिसर्च फंड में तुमने ट्रांसफर करना है 20% ऑफ, एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज MWH इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 20% ऑफ सरप्लस ऑफ ईच ईयर टू द रिसर्च फंड। जिंदगी आसान हो गई, उसने कहीं नहीं लिखा कि जनरल जो सरप्लस आए वो ट्रांसफर करो, क्या कहा, सरप्लस ट्रांसफर करो। सरप्लस कितना आया, 50। इस 50 में से 5 चला गया कहा, रिसर्च फंड में। बताओ जी क्लोजिंग, 382 में से 5 गए 377,
हॉस हाँ यही आएगा 20 है, 50 का 20 कितना बना, 50 का 20% 10 बना, बोलो जी 372 आ गया। हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड 231, रिसर्च फंड ये कितना इधर इन हुआ 10, 60 और 10 70, 70 में से 33 गए 37 टोटल कर दो, नहीं कैसे टोटल कर दो, अभी पेएबल रहते हैं, आओ आ गया 17, बोलो एक वैसी जगह छोड़ी, तेरे चाचू की जगह है ना जो जगह छोड़ता फिरता है। शहबाज शरीफ के बाद तू ही तो शरीफ है, टोटल कर 2 3 4 657। बैलेंस शीट बच्चों मैच होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।